बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लोबल अकाउंटेंसी की तरफ से एक दूसरी सीरीज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से इंट्रोड्यूस होगी, जिसका टाइटल होगा, और इसके अंदर हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। आज जिस हम स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है IAS 23, जिसको हम बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं। ये स्टैंडर्ड जो होता है ना, एसेट की स्पेसिफिकेशन को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इनकम से भी रिलेटेड होते हैं। ये स्टैंडर्ड जो है, जिसको हम बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं, ये जी एसेट के लिए होता है। अब ये होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन भी सीखेंगे, इसका स्कोप भी सीखेंगे, स्पेसिफिकेशन भी सीखेंगे, इसके अंदर कुछ डेफिनेशन है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और एट द एंड हम इसके डिस्क्लोजर को भी पढ़ेंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी जो हम एक ग्लोसरी की सीरीज़ बना रहे हैं इस ग्लोबल अकाउंटेंसी के ऊपर, वहाँ अवेलेबल होगी, और वो आई थिंक ये पहली वीडियो तो अपलोड हो भी चुकी है, जो कि क्वालिफाइंग एसेट की डेफिनेशन से रिलेटेड है। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का अपना ये ट्यूटोरियल, जो कि बोरोइंग कॉस्ट यानी IAS 23 से रिलेटेड है। बोरोइंग कॉस्ट डेट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, यानी कोई भी एसेट जब उसको ख़रीदा जाता है, या उसको बनाया जाता है, या उसको प्रोड्यूस किया जाता है। अच्छे से यहाँ पर एक बात याद रहे कि इन्वेंट्री जो होती है ना, उसकी भी एक क्राइटेरिया है, जिसमें रहते हुए हम उसको IAS 23 के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट को भी कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, वो क्या क्राइटेरिया है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो प्रोडक्शन है ना, वो यहाँ टर्म मैं समझता हूँ स्पेसिफिकली इन्वेंट्री से रिलेटेड आपको डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री भी IAS 23, वैसे तो इन्वेंट्री के लिए एक अलग स्टैंडर्ड है जिसको IAS 2 कहा जाता है। यहाँ पे 23 में अगर इसको डिस्कस किया जा रहा है, तो ये प्रोडक्शन की जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की हुई है ना, इसकी वजह से यहाँ यूज़ हो रही है। अच्छा जी, बोरोइंग कॉस्ट आर इंटरेस्ट अदर कॉस्ट दैट एन एंटिटी इंकर्स इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ द फंड्स। देखें, जब आप किसी से उधार लेते हैं ना, और अगर आप एक बिज़नेस हैं, तो आप काफ़ी अरेंजमेंट करते हैं, लीगलिटीज़ होती हैं जिनको आप फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, तो वो अरेंजमेंट कॉस्ट, और इसके बाद जब वो आप लोन ले लेते हैं और उस पर आप एक सफिशिएंट कॉस्ट कंसिस्टेंटली पे कर रहे होते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल कॉस्ट भी कहते हैं और इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो वो ये बताना चाह रहा है इसमें कि जी बोरोइंग कॉस्ट जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना, वो एक्चुअली होती है इंटरेस्ट कॉस्ट है, जिसको हम फाइनेंशियल कॉस्ट भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है क्वालिफाइंग एसेट के हवाले से। जैसे कि शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी इसको डिस्कस कर दिया है, चूँकि सीरीज़ का हिस्सा है तो यहाँ पे भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है जी? एक ऐसा एसेट होता है जिसको सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ अ टाइम, यानी एक ख़ासी मिकदार में आपको वक्त दरकार होता है उस एसेट को बनाने में, ख़रीदने में, और उसको इस्तेमाल में लाने के लिए, जो मैनेजमेंट की इंटेंशन के अकॉर्डिंग होती है। इसको हम कहते हैं क्वालिफाइंग एसेट। अब फोर्थ पॉइंट में कहा जा रहा है कि ऑल अदर बोरोइंग कॉस्ट आर रिकग्नाइज एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इंकर्ड। यानी देखें, फ़र्ज़ कर लें आपने एक लोन लिया है 1 जनवरी को, ठीक है, और आपकी जो प्रोडक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है, क्वालिफाइंग एसेट का जो प्रोसेस है, 1 मार्च से शुरू होता है। तो अब इस सिचुएशन में आपने क्या करना है कि आया कि आप पूरी की पूरी 12 महीने की ही कॉस्ट ले लेंगे फाइनेंस कॉस्ट को, या फिर आप मार्च से शुरू होंगे और दिसंबर तक लेंगे। तो बेहतर तो यही है कि जो स्टैंडर्ड्स हमें सिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलें, और हम मार्च से
ठीक है ना, मार्च से फाइनेंस कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस सिनेरियो को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन पीरियड। अब उसकी वजह से भी बाज़-औक़ात क्या होता है कि हम उस पीरियड ऑफ अ कॉस्ट को, फाइनेंस कॉस्ट को हिस्सा नहीं बना रहे होते एसेट की कॉस्ट का। वो क्यों नहीं बना रहे होते, वो अभी आगे आएगा सस्पेंशन पीरियड, तब उसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, आगे जो पॉइंट है वो कह रहा है कि बोरोइंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और द प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट are those that would have been avoided if the expenditure on the qualifying asset had not been made। जाहिर सी बात है जी, एक काम अगर आप करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड ख़र्चे ही आप उसके हिसाब व किताब में लेंगे जी। इसको अगर इस पॉइंट को समझना हो ना, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर एक डिसीजन मेकिंग का एक टॉपिक होता है। ठीक है, अगर उसको सामने रख के इस पॉइंट को थोड़ा सा देखा जाए तो ये इजीली समझ में आ जाने वाला पॉइंट है। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, डिसीजन मेकिंग। अगर कोई प्रोजेक्ट हम शुरू करेंगे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं वो ही प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनता है। अगर हम वो प्रोडक्ट बनाए ही ना, तो क्या वो कॉस्ट इंकर्ड होती है? ऑब्वियसली नहीं होती। तो इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास वही कॉस्ट, वही फाइनेंस कॉस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग एसिड का पार्ट बनेगी जो क्वालिफाइंग एसिड के कंस्ट्रक्शन होने की वजह से अराइज होगी। ठीक है ना। अ प्रोजेक्ट मे बी फाइनेंस थ्रू द स्पेसिफिकली अरेंज बोरिंग एंड जनरल पूल ऑफ अ बोरिंग, बोथ मीट द क्राइटेरिया ऑफ द डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल। ठीक है ना। अब कोई भी स्टैंडर्ड होता है ना, जब उसमें कोई एसिड से रिलेटेड बातें हो रही होती हैं तो वो क्राइटेरिया देता है जी कि मेरा ये उसूल हैं, ये शराइत हैं, इनको पूरा अगर कोई एसिड कर लेता है तो आप उसको मुझ में क्लासिफाई कर दीजिएगा और उसको इस बुनियाद पर उसकी कॉस्ट को रिकग्नाइज़ कर लीजिएगा। तो 23 ने भी हमें एक क्राइटेरिया दे दिया है जो हमने ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है, वो पॉइंट नंबर 2 के अंदर पड़ा है क्राइटेरिया। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि आप इसको प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं इसके अंदर जो फाइनेंस कॉस्ट आप लेने जा रहे हैं, ये फाइनेंस कॉस्ट जो होगी स्पेसिफिक फॉर द प्रोजेक्ट भी हो सकती है और जनरल भी हो सकती है। यानी ख़ास तौर पर आपने जो लोन लिया है वो लिया ही इस प्रोजेक्ट के लिए है, या फिर आप पहले से मौजूद लोन में से इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हैं, ये इस बात में कहा जा रहा है। ठीक है, अब एंटिटी ये बोरिंग करती क्यों है? ठीक है, एंटिटी हमेशा इसलिए बोरिंग करती है ताकि वो अपनी एक्टिविटी को जो है ना वो फुलफ़िल कर सके। ठीक है, और उस एक्टिविटी को फुलफ़िल करने के लिए जब वो बोरिंग करती है तो एक कॉस्ट जो होती है उसको इनकर करनी पड़ती है, जिसको हम फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, स्पेसिफिक बोरिंग क्या होती है? बाज़ औक़ात क्या करते हैं हम इसको, कंपनीज़ क्या करती हैं, इसको इन्वेस्टेड कर देती हैं बैंक के अंदर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इन्वेस्टेड कर देती हैं, जिससे फिर उन्हें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट इनकम कहते हैं। और बोरिंग कॉस्ट का जो स्टैंडर्ड है वो ये आपको डिफ़ाइन करता है कि जी जो भी आपकी फाइनेंस कॉस्ट होगी उसके अमाउंट में से ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम का अमाउंट होगा आप उसको डिडक्ट करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बच जाएगा आप उसको कैपिटलाइज करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो जनरल बोरिंग होती है, जो पहले से आपने लोन लिए हुए हैं, जो आपके पास फ़ंड मौजूद है, अगर आप उससे अपने प्रोजेक्ट को फुलफ़िल कर रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि जनरल बोरिंग में से जब आप कोई किसी लोन में से वो अमाउंट ले रहे होते हैं तो हो सकता है कि वो इंसफिशिएंट हो जाता है, फिर हम दूसरी जनरल बोरिंग से रिलेटेड जो लोन होता है उसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो इस आसानी को, ठीक है ना, इस यानी ये जो पेचीदगी है ना, इसमें आसानी बनाने को हमारे पास जो स्टैंडर्ड है उसने कहा है कि जी आप एक कैपिटलाइजेशन रेट बना लें। अच्छा जी, अभी कैपिटलाइजेशन रेट होता क्या है? ये एवरेज होता है। ठीक है, वेटेड एवरेज होता है, सॉरी, ये क्या होता है? वेटेड एवरेज होता है ऑफ द बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, यानी अगर फ़र्ज़ करें कि अगर एक लोन आपने लिया था
चाहे वो 3 साल पहले लिया या 2 साल पहले लिया, अगर वो इस साल सिर्फ 6 महीने रहा है ना, तो आप उसकी आउटस्टैंडिंग पीरियड 6 ही लेंगे, 12 नहीं लेंगे। असल ये जो चीज़ समझाने का है ना मकसद, वो यही है। उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपिटलाइजेशन ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका इंटरेस्ट अमाउंट लिया जाता है, और फिर जो इंटरेस्ट अमाउंट निकल कर आता है, उस इंटरेस्ट अमाउंट्स को आप डिवाइड कर देते हैं किससे? एवरेज आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट से। तो आपके पास एक रेट निकल कर आ जाता है जिसको आप कैपिटलाइजेशन रेट कह देते हैं, और फिर इसकी बेसिस पर ही आप जो जनरल बोरोइंग होती है उसका जो पूल होता है उससे मल्टीप्लाई करके एक अमाउंट ड्राइव करते हैं जिसको हम कहते हैं बोरोइंग कॉस्ट। होप कि आपको ये बातें समझ आ रही हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अगर कैरिंग अमाउंट जो होती है क्वालिफाइंग एसेट की, उसके रिकवेबल अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं? बुक्स के अंदर रिकवेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट की जगह पर लिख दिया जाता है। ठीक है, ये कॉमन बात है, इसको IAS 16 के अंदर भी पढ़ा जाता है, और फिर इसी टर्मिनोलॉजी को हम जाके इम्पेयरमेंट के अंदर पढ़ते हैं जिसको IAS 36 कहा जाता है। अब जो भी अमाउंट आप कैपिटलाइज कर रहे हैं क्वालिफाइंग एसेट के लिए, ठीक है ना, वो अमाउंट जो आप बोरो कर रहे हैं उस अमाउंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। फिर दोहरा देता हूँ इस बात को कि जो भी अमाउंट, यानी जो इंटरेस्ट कॉस्ट आप कैपिटलाइज कर रहे हैं ना, एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना रहे हैं, वो उस अमाउंट से इंक्रीज़ नहीं करनी चाहिए जो अमाउंट आपने बोरो की है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 रुपये आपने उधार लिया था और आप बदले में 120 रुपये पे इंटरेस्ट कर चुके हैं। मे बी पॉसिबली हो जाए ऐसा, तो ऐसा नहीं होगा कि आप उसको 120 रुपये कैपिटलाइज कर देंगे, नहीं जी, 100 बोरोइंग कॉस्ट है, तो 100 से ज़्यादा तो एक्सीड कर ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपने 100 ही रखना है उसको। अच्छा जी, अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक का नाम है कमिटमेंट ऑफ द कैपिटलाइजेशन। अच्छा, ये स्टैंडर्ड देखें ना, आपको ये सिखा रहा है कि जब आप एक क्वालिफाइंग एसेट एक्वायर करने जा रहे हैं, या उसकी कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, या उसकी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ टेक्निक्स जो है ना उनको फॉलो करना है, और उन्हीं टेक्निक्स के अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है? उस कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। ठीक है, अच्छा देखें, अब एक एंटिटी है, वो एक क्वालिफाइंग एसेट को कंस्ट्रक्ट करना चाह रही है ना, तो अब वो क्या करेगी? पहला स्टेप वो ये लेगी कि वो लोन राइज करेगी, ये पहला स्टेप हो गया। फिर वो क्या करेगी कि कंस्ट्रक्शन की या प्रोडक्शन की एक्टिविटी को इनिशिएट करेगी, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप उसका आ जाता है कि जी वो पहली पेमेंट देगी। ज़ाहिर सी बात है, जिससे कंस्ट्रक्शन करा रही है उसको पेमेंट भी तो देनी है ना। ठीक है जी, अब ये स्टैंडर्ड हमें सिखाता है कि आपने कमिटमेंट किस तरीके से करनी है, यानी शुरू कहाँ से करनी है आपने कैपिटलाइजेशन की कॉस्ट को। तो याद रहे कि ये स्टैंडर्ड्स आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता है कि जी आपने लेटर ऑफ जाना है, कि लोन लिया वो डेट, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई वो डेट, या पहली पेमेंट जब आपने दी। तो जो पहली पेमेंट, इन तीनों में से जो लेटर ऑफ होगी ना, आप उसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करने के बाद उस डेट से आप कैपिटलाइजेशन अपनी शुरू कर देंगे। अब ये क्या कहता है स्टैंडर्ड्स की लैंग्वेज में, इसको किस तरह से बयान किया गया है उसको समझ लेते हैं। द कमिटमेंट डेट ऑफ फॉर द कैपिटलाइजेशन इज़ द डेट व्हेन एंटिटी फर्स्ट मीट ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है ना, कौन कौन सी कंडीशन है जी? इट इंकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, इट इंकर्स बोरिंग कॉस्ट, एक्टिविटी नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट हैव स्टार्टेड। वही तीनों बात। तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि एसेट को बनाना कब शुरू किया है। दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि जी आपने लोन कब राइज किया है। पहला पॉइंट कह रहा है कि आप एसेट के ऊपर एक्सपेंडिचर यानी पेमेंट कब दे रहे हैं, तो लेटर ऑफ। ठीक है ना, पेमेंट जब आप दें, मोस्टली पेमेंट की तरफ जाइएगा। अगर कभी हो सकता है पेमेंट पहले दी जा चुकी हो और कंस्ट्रक्शन बाद में स्टार्ट हुई हो, तो आप कंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, लेटर ऑफ की तरफ जाइएगा इन तीनों कंडीशन में से। अच्छा जी, एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट इंक्लूड ओनली, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं? कैश पेमेंट उसके अंदर शामिल होगी, ट्रांसफ़र ऑफ एन अदर एसेट उसमें शामिल होगा, इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटीज़,
ये तीनों बातें हम वैसे ही पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक पॉइंट जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ द एन अदर एसिड जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाज़ वक़्त क्या होता है, एक एसिड को बनाने के लिए दूसरा एसिड हमें दरकार होता है, ठीक है, हम उसको ख़रीदते हैं बाज़ वक़्त। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए तो उस एसिड की कॉस्ट को भी आप हिस्सा बना लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है सस्पेंशन पीरियड, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। देखिए सस्पेंशन पीरियड क्या होता है कि जब कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है ना, तो सम हाउ सिचुएशन अराइजेज हो जाती हैं कि जिनकी वजह से वो पीरियड ऑफ अ कंस्ट्रक्शन जो होता है ना वो डिले हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है वो, ठीक है। अब इसमें दो केसेस हमें स्टैंडर्ड ने सिखाए हैं। पहला केस ये है कि जी एंटिटी को कैपिटलाइजेशन सस्पेंड करनी होगी, और दूसरा केस है कि जी एंटिटी कैपिटलाइजेशन सस्पेंड नहीं करेगा। जब उसे करनी होगी तो उसकी दो सूरतें हैं हमारे पास। पहली सूरत पढ़ लेते हैं, ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड इन विच इट सस्पेंड एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसिड होल्डिंग पार्शियली कंप्लीटेड एसिड, ठीक है। अब होता यह है कि बाज़-औक़ात आपका सप्लायर से सामान आना होता है, कंस्ट्रक्शन चल रही है पर सप्लायर से सामान आ रहा है। अब वो सामान आने में डिले हो गया। अब ये एसिड को बनाने के लिए ज़रूरी तो नहीं था कि सामान जो है वो 2 दिन डिले होकर आए, 2 दिन बाद आए, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में आप उसको कैपिटलाइज़ नहीं कर सकते। वो जो पीरियड ऑफ अ टाइम होगा ना जिसमें फाइनेंस कॉस्ट इंकर्ड हुई है, आप उसको कैपिटलाइज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई टेम्परेरी डिले हो और वो ज़रूरी हो, जैसे कि बाज़-औक़ात क्या होता है, कोई एक एसिड बिल्डिंग बनाई जा रही है ना, तो उसकी छत डलती है। क्या होता है कि उस छत के डलने के बाद कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए पानी वगैरह डाल दिया जाता है, और सीमेंट जो होती है ना उसके कुछ ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, जिसको उर्दू ज़बान में चल्ले कहा जाता है ना। तो वो ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे पानी रुका रहे और वो अच्छी तरीके से पानी जो है उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। तो ये ज़रूरी रहा, मतलब इस तरीके की एक्टिविटी जो होती है ना वो ज़रूरी होती है, ठीक है ना। ये कोई टेक्निकल वर्क है जो आपने उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए एसेंशियल था वो आपने परफॉर्म किया है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था जो आपने परफॉर्म किया है। तो ये एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हैं, अगर वो एसेंशियल हैं, किस चीज़ के लिए एसेंशियल है, इस चीज़ को इस तरह से समझ लें ना सिंपल करके, कि अगर वो एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट इंटेंशन, तो वो आप उसको कैपिटलाइज़ करेंगे। अगर वो मैनेजमेंट की इंटेंशन के अकॉर्डिंग नहीं है ना, तो फिर आप उसको कैपिटलाइज़ नहीं करते। ये सस्पेंशन का एक कॉन्सेप्ट था। आखिरी बात आ जाती है जी सिजेशन की। कैपिटलाइजेशन रोकनी कब है आपने, ठीक है। उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है कि जी कैपिटलाइजेशन ऑफ द बोरिंग एसिड और द बोरिंग कॉस्ट शुड सीज व्हेन द एसिड इज सब्सटेंशियली कंप्लीट, ठीक है, इवन थ्रो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क माइट कंटिन्यू। देखिए जब आपका वो एसिड बिल्कुल तैयार हो गया है, यानी अब वो यूज़ करने के काबिल है, ठीक है ना, तो आप उसकी कैपिटलाइजेशन जो फाइनेंस कॉस्ट होगी ना, आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते आप, बेशक से आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो। यहाँ आपने उसकी जो बोरिंग कॉस्ट जिसको आप कैपिटलाइज कर रहे थे ना उसको सीज़ कर देना है। और बाज़-औक़ात ये दूसरा पॉइंट जो है ना ये असल समझने का और बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हेन एन एंटिटी कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसिड इन पार्ट्स, द एंटिटी विल सीज capitalization when it completes substantially all activities, even construction continues the other parts, ठीक है। क्या होता है अगर कोई क्वालिफाइंग एसिड है, अगर इसको समझने के लिए एरोप्लेन को माइंड में रखा जाए या बस को माइंड में रखा जाए, तो उसके अंदर जो बॉडी होती है वो एक अलग, इंजन एक अलग, टायर्स अलग। तो क्या होता है डिफरेंट पार्ट्स हैं। जब हम डिफरेंट पार्ट्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, तो अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्टॉप कर देंगे। किस चीज़ को स्टॉप कर देंगे, हम उसकी बोरिंग कॉस्ट जो होगी उसकी कैपिटलाइजेशन उसकी सीज़ कर देंगे, यानी हम यहाँ रोक देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास IS 23 था। अब उसमें लास्ट में अगर हम देखें तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं
उनको देख लेते हैं। नॉन क्वालिफाइंग एसेट है जैसे कि फाइनेंशियल एसेट एंड इन्वेंट्रीज मैन्युफैक्चर और अदरवाइज प्रोड्यूस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। देखें, मैंने शुरू में एक चीज़ आपको समझाई थी कि जो प्रोड्यूस का वर्ड है ना, वो इन्वेंट्री से रिलेटेड होता है। इन्वेंट्री को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अगर वो शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम के लिए है ना, तो उस सूरत में आप इन्वेंट्री को IAS 23 के अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट को मेजर नहीं करेंगे या रिकग्नाइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई एसेट है जो तैयार हो चुका है इंटेंडेड यूज़ और सेल की कंडीशन के लिए, उस सूरत में भी आप उसको IAS 23 से बाहर कर देंगे। और ये एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे कि देखिए, फ़र्ज़ करें अगर कोई एसेट था जो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, हमने उसके लिए लोन बोरो किया। अब जो बोरो किया तो एक्टिविटी को फुलफ़िल करने के लिए हमने कुछ फाइनेंस कॉस्ट इनकर की, हमने उसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दिया। अब वो एसेट कंप्लीट हो गया। अब इस पॉइंट पर कंपनी की इंटेंशन क्लेरिफाई नहीं है कि वो उसको अपने पर्पज़ के लिए रखेगी या फिर उसको रेंट आउट कर देगी या फिर उसको सेल आउट करेगी। ऐसी सूरत में ये एसेट जो होगा ना, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही कहलाता है, क्योंकि इंटेंशन उसकी क्लेरिफाई नहीं है, उसका यूज़ क्लेरिफाई नहीं है कि वो क्या यूज़ करेगा इसका, ठीक है। अच्छा, इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि क्वालिफाइंग एसेट आर यूजुअली सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नॉन करंट एसेट। खुद के लिए जो बनाए जाते हैं, ये उन चीज़ों की तरफ इशारा है। अच्छा जी, क्वालिफाइंग एसेट जो कहलाते हैं, ये तो नॉन क्वालिफाइंग एसेट थे ना। अब क्वालिफाइंग एसेट कौन कौन से होते हैं, देखें जी। इंटेंजिबल एसेट्स, पावर जनरेशन फैसिलिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, इन्वेंट्रीज़ और इन्वेस्टमेंट, ये एग्जांपल हैं क्वालिफाइंग एसेट की। तो जी ये पूरा एक सिनेरियो बेस्ड लेक्चर था और समरी कह लें इसको IAS 23 बोरिंग कॉस्ट से रिलेटेड। अगर इसमें कुछ खामी कोताहियाँ, क्योंकि इंसान है, हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो, कोई ऐसी लॉजिक हो, कोई ऐसा टर्म हो जो डिफ़ाइन ना कर सका हूँ, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी आपसे। और ग्लोबल अकाउंटेंसी के साथ जुड़े रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।